हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो है कृषि विज्ञान अध्याय नंबर 2 और क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लेना भाई। साथ में ये क्लास जो है आपके 11वीं क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा क्लास के बीच बीच में, क्योंकि आप 11वीं के बाद 12वीं में आओगे और 12वीं के बाद आप हो सकता है एग्रीकल्चर कॉलेज में आप एडमिशन लें, लेकिन एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, जेट। ये जेट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और जेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे पहले है वायुमंडलीय आर्द्रता। सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित, देखो वायुमंडलीय आर्द्रता है ना, इससे पहले हमारे वायुमंडल के जो कारक हैं वो हम काफ़ी 2 पढ़ लिए थे। अब है वायुमंडलीय आर्द्रता। देखो बेसिक रूप से आर्द्रता क्या होती है, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे आप फ्रीज में जो आपने ठंडी बोतल रखी है, उस बोतल को पानी की को बाहर आप ला के रख दो। जब बाहर आप ला के रख दोगे ठंडी पानी की बोतल को, तो आप देखते हो कि पानी की बोतल पर जो है पानी सा जो है आने लग जाता है, मॉइस्चर। क्योंकि जो बोतल होती है जो ठंडी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है और फिर वो पानी टपकने लगता है बोतल में। आपने देखा होगा बोतल से वो पानी, तो आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि वो पानी बोतल से बाहर आ गया है, नहीं, वो मॉइस्चर थी, वातावरण में आर्द्रता थी जिसको एब्जॉर्ब कर लिया बोतल के जो सराउंडिंग है उसने। अब देखिए सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को, है ना, वो जल वाष्प थी जो पानी की बोतल ने एब्जॉर्ब की, वो क्या थी, जल वाष्प। तो वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत मृदा सतहों, जल निकायों, महासागर, नदियाँ, झीलों आदि से बाष्पन द्वारा, वनस्पतियों से ट्रांसपायरेशन द्वारा नमी होता है। भाई सीधी सी बात है, ये आपका वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में नमी कहाँ से आई? वायुमंडल में नमी कहाँ से आई? तो देखो जो जल था, जो जल स्रोत थे, जल स्रोत से सूर्य का प्रकाश के कारण जो है बाष्पीकरण हुआ। तो बाष्पीकरण होने से जल वाष्प बनी और जल वाष्प कहाँ है? वातावरण में आई। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक पेड़ पौधे, है ना, ये पेड़ है और पेड़ की पत्तियों से क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जो है बाष्पोत्सर्जन, पेड़ से बाष्पोत्सर्जन। इसके द्वारा भी, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मृदा से पानी को ग्रहण करती हैं और पानी बाष्पोत्सर्जन जो रंध्रों के द्वारा जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि जो जल बाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में क्या है भाई, वाष्प आ जाती है। वायुमंडल में क्या इकट्ठी हो जाती है? जल वाष्प। और इस जल वाष्प को ही क्या कहा है? वायुमंडलीय आर्द्रता कहा है, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो जल वाष्प आई कहाँ से? भाई कोई भी जल निकाय है उससे वाष्पीकरण हुआ, है ना, समुद्रों से वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, वाष्पीकरण। क्लियर है? तो ये क्रियाएं होती हैं और वायुमंडलीय आर्द्रता बनती है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देख लेते हैं क्या होती है, बहुत इजी वे में समझेंगे। यदि आप प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के निश्चित आयतन में, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, निश्चित आयतन हो गया ये रूम, जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूँ, अब ये रूम हो गया, तो यहाँ पर भी आर्द्रता है, मॉइस्चर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो अब देखिए वायुमंडल के निश्चित आयतन में, तो ये रूम का आयतन एक निश्चित है, ऐसा तो नहीं है आयतन को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। रूम के साइज को ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते, जैसा है वैसा ही है।
तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वायुमंडल के निश्चित आयतन में, यानी कि एक तरह का रूम हो गया, निश्चित आयतन हो गया, और इसमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा। अब इस रूम में कितनी आर्द्रता है, बाईटा द पैरामीटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा मेजर किया जाता है। तो जो इस रूम में जो आर्द्रता है, निश्चित निकाय निश्चित बॉडी में जो आर्द्रता है उसकी मात्रा जो है वो लाड़लो क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ग्राम पर घन सेमी। अब घन सेमी का क्या मतलब होता है, ऐसे भी लिख देते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर और क्यूब। घन सेमी का मतलब ये होता है ना, ये ध्यान रखना है। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, सेंटीमीटर का 3 बार गुणा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। घन मतलब क्यूब, क्लियर है। तो ये लिखने के कुछ मैथमेटिक्स तरीके हैं। इसके अलावा ग्राम पर घन मीटर, ग्राम पर घन फीट में दर्शाया जाता है। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे प्रश्न बनेगा जेट एग्जाम में कि ग्राम पर घन सेंटीमीटर, बताइए ये किसकी इकाई है, कौन सी आर्द्रता की इकाई है, तो निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई है। इसके द्वारा वायु की वास्तविक आर्द्रता प्रदर्शित की जाती है या तापमान के साथ परिवर्तित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपसे प्रश्न आ सकता है कि वास्तविक आर्द्रता जो है प्रदर्शित की जाती है निरपेक्ष आर्द्रता से, सापेक्ष आर्द्रता से, विशिष्ट आर्द्रता से। तो क्या आंसर आएगा, निरपेक्ष आर्द्रता से। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अलावा तापमान के साथ जो है आर्द्रता ये परिवर्तित होती है, यानी कि अब देखिए, अब ये रूम में थोड़ा सा तापमान इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग जल रही है, तो आर्द्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, ये ध्यान रखें। तो चलिए भाई इसको आप लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ भाई, फिर उसके बाद है सापेक्ष आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वायुमंडल की आर्द्रता को दर्शाने की यह एक सामान्य और प्रचलित प्रायोगिक विधि है। ये तो ये बात याद रखनी है भाई, सामान्य, प्रचलित और प्रायोगिक, प्रैक्टिकल रूप से हम इस आर्द्रता का सापेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये RH है ना, इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए होती क्या है, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता बताई थी, किसी तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि पहले वाली ये होती है। तो निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता एवं उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ऐसे समझिए इस बात को, ये रूम है, ये क्या है, एक रूम है, इस रूम का एक नियत आयतन है, इस नियत आयतन पर इस रूम में कुछ ना कुछ आर्द्रता उपस्थित रहती है। भाई ये रूम है और रूम का एक नियत आयतन है, फिक्स आयतन है। इस आयतन पर कोई ना कोई आर्द्रता, किसी न किसी मतलब आर्द्रता इसमें उपस्थित है। तो हम इस आर्द्रता को हमने क्या कह दिया, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ये हमने कह दिया था। अब देखिए सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है वो समझिए। सापेक्ष आर्द्रता, अब इस रूम की आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता है ना। अब इस रूम में हम आर्द्रता भरें, क्या है, इस रूम में हम आर्द्रता, बाहर से मॉइस्चर को इसमें लाके हम भरें, तो वो कितनी भरी जा सकती है, कितनी भरी जा सकती है, मतलब इस रूम में हम आर्द्रता और भरें। एक तो इसमें ऑलरेडी आर्द्रता उपस्थित है, वो उसको तो हमने निरपेक्ष आर्द्रता कह दिया। अब इस रूम की वह क्षमता जो आर्द्रता को ग्रहण कर सके, वो जो अनुपात है वही क्या कहलाता है,
सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। यानी कि रूम की निरपेक्ष आर्द्रता विभाजित रूम की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100, ये क्या हो जाती है? सापेक्ष आर्द्रता। भाई हो सकता है एक मैं कहूँ कि इसमें 100 मीटर क्यूब है ना, इसमें निरपेक्ष आर्द्रता है, इसमें आर्द्रता है ग्राम पर 100 मीटर क्यूब, और ये रूम और इसमें आर्द्रता ग्रहण कर सकता है 500 ग्राम और मीटर क्यूब ये आर्द्रता ग्रहण कर सकता है। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो रही? निरपेक्ष आर्द्रता 500 × 100 ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है, यही इसमें बात बोली गई है कि निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुपात है ना, अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। देखिए आपेक्षिक आर्द्रता का क्या है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा एट प्रेजेंट पर वायु में, ये जैसे कमरा है, कमरा में जो वायु है इसमें उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, है ना। ये जो इस ऐसे रूम में जो वायु है उसकी जल वाष्प कितना वो ग्रहण कर सकता है बाहर से दें तो उसकी मात्रा, और इंटू 100 ये होती है आपेक्षिक आर्द्रता। तो आपसे प्रश्न बन सकता है, आपेक्षिक आर्द्रता को परिभाषित कीजिए, आपेक्षिक आर्द्रता के फॉर्मूला को लिखिए। तो ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो नोट डाउन कीजिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम है @powerjaipur1410। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, आपेक्षिक आर्द्रता का एक और फॉर्मूला होता है वास्तविक वाष्प दाब और संतृप्त दाब, है ना। वास्तविक वाष्प दाब क्या होता है? जो एट प्रेजेंट पर जो वाष्प का दाब है वो वाष्प दाब। संतृप्त दाब का मतलब है कि हमने बाहर से इस कमरे में आर्द्रता भरी, तो आर्द्रता भी एक लिमिट तक बढ़ सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो बहुत पूरी वायुमंडल की आर्द्रता तो यहीं बढ़ सकते हैं हम, नहीं बढ़ सकते। इतनी कैपेसिटी थोड़ी है कमरे की कि पूरे वायुमंडल की आर्द्रता को बढ़ सकते हैं। अरे जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही तो बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये संतृप्त, अगर कोई चीज़ में हमने भर दी तो वो संतृप्त हो गया कि भाई संतृप्त, और संतृप्त दाब, है ना। देखो संतृप्त क्या है? जैसे आपको भूख है और आपने खाना खा लिया तो आप क्या है? संतृप्त हो चुके हो। ऐसे ही कमरे में आर्द्रता की कमी है, थोड़ी बहुत आर्द्रता, और आपने आर्द्रता पूरी भर दी तो रूम क्या हो गया? वो संतृप्त हो गया, और संतृप्त एक दाब क्रिएट हो जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता वास्तविक वाष्प दाब बटा संतृप्त दाब इंटू 100, ये भी आप याद रख लेना, समझ में ना आए तो। सापेक्ष आर्द्रता का मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। मौसम भविष्यवाणी में काम आने वाला मौसम का यह महत्वपूर्ण मापदंड है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कौन सी आर्द्रता मौसम भविष्यवाणी में काम आती है? तो कौन सी आर्द्रता मौसम भविष्यवाणी में काम आती है? जेट एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है, जेट एग्जाम में। तो याद रखना है, आपेक्षिक जो आर्द्रता है वो काम आती है। इसकी मात्रा के निर्धारण से वर्षा की संभावना व्यक्त की जा सकती है। वर्षा होगी या नहीं होगी, आपेक्षिक आर्द्रता को मापकर ही तय किया जाता है कि बरसात होगी या नहीं होगी। किसी निश्चित तापक्रम पर वायु की आर्द्रता क्षमता का निरपेक्ष आर्द्रता के साथ विपरीत संबंध होता है ना। इसको छोड़ दो, लाइन को आपको समझ में नहीं आएगी। सामान्य से बहुत अधिक या बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता मानव जीवन के लिए हानिकारक है, ये याद रखना है। यदि सापेक्ष आर्द्रता कम हो गई तो इसका मतलब ये शुष्कपन आ जाएगा, और शुष्कपन आ जाएगा तो भाई दिक्कत है, फसलों के लिए बहुत दिक्कत है, फसल उत्पादन के लिए बहुत दिक्कत है। तो इसलिए ये बात कही गई है।
तो आपेक्षिक जो आर्द्रता है या सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए इम्पोर्टेंट है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है इसको आप लिख लें, अच्छे से नोट डाउन कर लें। और चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। आपेक्षिक आर्द्रता प्रत्यक्ष रूप से पौधों के जल संबंधों को, अप्रत्यक्ष रूप तौर पर पर्ण वृद्धि प्रभाव, संश्लेषण, परागण, पोषक तत्वों के अपटेट, स्थानांतरण, कीट रोग के प्रकोप और अंतिम रूप से आर्थिक उपज को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर देखिए आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। हमने जो आपेक्षिक आर्द्रता पढ़ी, इसका फसलों पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए भाई देखिए आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। आपेक्षिक आर्द्रता प्रत्यक्ष रूप से पौधों के जल संबंधों को, है ना, देखिए पौधे के जल संबंध यानी कि जल के साथ पौधे का जो संबंध है वो आपेक्षिक आर्द्रता से प्रभावित होता है। आपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है तो मृदा में भी नमी बनी रहेगी, और मृदा में नमी बनी रहेगी तो पौधों के लिए जल भी उपलब्ध होगा। यही बात इसमें बोली गई है, मतलब सीधा सीधा संबंध है। पौधे के लिए जल कितना मिलेगा, जल मिलेगा या नहीं मिलेगा सही समय पर, यह निर्भर करता है सापेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता पर। क्लियर है? तो ये तो बेसिक बात है। अब इसमें फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहला है जल संबंध, है ना। आपेक्षिक आर्द्रता पौधों की बाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करती है। शुष्क क्षेत्रों में आपेक्षिक आर्द्रता की कमी के कारण पौधों से बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। भाई सीधी सी बात है, यदि आपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है वातावरण में तो नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो इसका मतलब पौधों के लिए जो मॉइस्चर है वो मिलती रहेगी, जो नमी है वो मिलता रहेगा, पानी जो है वो मिलता रहेगा। यदि आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो रही, इसका मतलब मौसम कैसा हो गया, शुष्क हो चुका है, वातावरण में नमी का अभाव है। तो नमी का जब अभाव है, क्या नमी के अभाव में जो पौधे हैं वो नमी को अच्छे प्रॉपर तरीके से ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नमी की कमी हो जाएगी पौधे के लिए। तो यही बात इसमें बोली गई है प्यारे विद्यार्थियों कि आपेक्षिक आर्द्रता पौधों की बाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा होगी वातावरण में तो बाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, बाष्पीकरण कम होगा। यदि आपेक्षिक आर्द्रता कम होगी तो बाष्पोत्सर्जन बाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद पर्णवृद्धि। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के कारण कोशिकाओं का स्फीत दाब, है ना, स्फीत दाब ये एक जो कोशिका होती है, जो पत्ती जो रहती है, पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उसमें एक स्फीत दाब क्रिएट होता है ना, उसके बारे में टर्डर प्रेशर जो है क्रिएट होता है। तो ये टर्डर प्रेशर तो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, बस यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो स्फीत दाब है उसका आपेक्षिक आर्द्रता के साथ क्या संबंध है, ये याद रखना है। अगर आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी, ये साइन है अधिक का, ये अधिक का है, तो स्फीत दाब टर्डर प्रेशर भी कोशिकाओं का, लिख देता हूँ, कोशिकाओं का, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का टर्डर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये बात याद, ये नोट कर लेना, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपके याद रहे। यही बात इसमें बोली गई है। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के कारण कोशिकाओं का स्फीत दाब अधिक रहता है।
कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। यदि मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी पानी को, नमी को, और कोशिकाओं का जो आकार है वो बढ़ेगा। बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास कम होता है। भाई सीधी सी बात है, अपेक्षित आर्द्रता बढ़ेगी तो कोशिकाओं का स्फीत बढ़ेगा। इसके अलावा जो है और क्या बताया था मैंने यहाँ पर, ये देखिए बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल ह्रास वो भी क्या कम होगा। अपेक्षित आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल ह्रास, यानी कि जल का जो नुकसान होता है बाष्पोत्सर्जन से वो क्या होगा, कम होगा। भाई आर्द्रता ज़्यादा है तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक चीज़ें कि यदि बात वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा है तो बताइए बाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाष्पोत्सर्जन जो है कम होगा, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन क्या है, जल का वाष्प के रूप में उड़ना है ना। जब नमी ज़्यादा है तो जल वाष्प के रूप में नहीं उड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद अतः आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की तुलना में पौधों की पत्तियों का आकार अधिक होता है। अब यही बात इसमें बोली गई है कि भाई पत्तियों का आकार, पत्तियों का आकार कौन से क्षेत्र में अधिक होता है। भाई आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र में अधिक और शुष्क क्षेत्र में कम। शुष्क क्षेत्र में कम। भाई आर्द्र क्षेत्र में, आर्द्र का मतलब नमी, आर्द्र का मतलब क्या है, नमी, नमी वाला। यदि नमी ज़्यादा है तो पत्तियों का आकार भी ज़्यादा होगा। यदि शुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ पर नमी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, आर्द्रता की कमी है, तो ऑब्वियसली बात है पौधे में पानी की कमी होगी, पत्तियों का आकार बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। यही बात इसमें बोली रही है कि भाई अधिक अपेक्षित आर्द्रता के कारण कोशिकाओं का स्फीत दाब अधिक होता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास कम होता है। आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की तुलना में पौधों की पत्तियों का आकार अधिक रहता है। तो ये आप याद रखें, है ना, स्टार लगा लें भाई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको बताए थे, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें इस नंबर पर जिस भी आप क्लास में, या तो आप 11th क्लास में हो सकते हैं या 12th में, प्लीज़ आप मैसेज करें। चलिए फिर उसके बाद आ जाइए प्रकाश संश्लेषण, है ना। और क्या है, अपेक्षित आर्द्रता को प्रभावित किस प्रकार से, प्रकाश संश्लेषण। यदि अपेक्षित आर्द्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। जब शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता कम होती है तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल का ह्रास अधिक होता है और पौधों में जल की कमी हो जाती है। देखिए आप, शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, शुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ पर पानी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, तो बाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल का ह्रास भी अधिक होगा और जल की कमी हो जाती है, यही प्रभाव पड़ता है। यानी कि सीधी बात है, प्रकाश संश्लेषण पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, कम होगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो खाना बनाया जाता है वो भी कम बनेगा। फिर उसके बाद आ जाइए परागण, पॉलिनेशन, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। परागण का मतलब समझिए, परागण में एक नर पुष्प होता है, एक मादा पुष्प होता है। नर पुष्प पर पराग होते हैं, पराग कण होते हैं। वो पराग कण जो नर पुष्प पर जो पराग कण होते हैं वो मादा पुष्प की स्टिग्मा पर, वर्तगार पर जाते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद ही फल बनता है। भाई परागण होगा उसके बाद ही फल बनता है ना। तो यही है भाई, मॉइस्चर, वातावरण में यदि नमी की कमी है, नमी की अधिकता है, तो उस स्थिति में परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पराग कणों का मादा पुष्प पर जो जाना और निषेचन करना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मृदा नमी पर्याप्त हो तो औसत रूप से कम अपेक्षित आर्द्रता परागण को बढ़ाकर
बीज जमाव को बढ़ाती है ना। यदि दे दिए मृदा नमी पर्याप्त है पौधे के लिए, पौधा जल कहाँ से लेता है? हवा से तो लेता नहीं है, पौधा जो जल है वो जमीन से लेता है। और जमीन में यदि नमी पर्याप्त है ना, नमी पर्याप्त है, औसत रूप से कम आपेक्षिक आर्द्रता परागण को बढ़ाकर बीज जमाव को बढ़ाती है। इसको समझिए, समझिए इस बात को कि भाई मृदा नमी क्या हो रही प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मृदा नमी पर्याप्त है, पौधे के लिए जितना आवश्यकता चाहिए मृदा से जल की उतना जल है, और वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता थोड़ी कम है, ऐसी स्थिति में परागण बहुत अच्छा होगा। क्योंकि परागण में पॉलिन ग्रेन उड़कर जाते हैं तो वो बढ़िया है। थोड़ा नमी कम होगी, हल्की, ज़्यादा भी नहीं, हल्की कम होगी तो वो बढ़िया मानी जाती है। उदाहरणार्थ 80% की तुलना में 60% आपेक्षिक आर्द्रता पर गेहूं में बीज जमाव अधिक होता है। अब गेहूं में देखो, जहां आर्द्रता 80% थी वायुमंडल की, अगर वो 60% है आपेक्षिक आर्द्रता, मतलब कम हो रही है, 60% है, उस स्थिति में परागण अच्छा होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? परागण अच्छा होगा। परागण का मतलब है निषेचन अच्छा होगा। निषेचन अच्छा होगा तो फल भी अच्छे बनेंगे। यही बात इसमें बोली गई है। फल का मतलब है जैसे गेहूं है, गेहूं की फसल में बीज का जमाव अच्छा होगा, तो यही बात देखो 80% की तुलना में 60% आपेक्षिक आर्द्रता पर गेहूं में बीज जमाव अधिक होता है, बीज का जमाव अधिक होता है, क्योंकि परागण बहुत अच्छा होता है कम आपेक्षिक आर्द्रता पर। ज़्यादा कम भी नहीं, मतलब 80% की तुलना में 60% पर अच्छा परागण होगा, गेहूं में जमाव अच्छा होगा। जब वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो परागकोश से परागकण कम बिखरते हैं। ये इसलिए, यदि देखिए मेरी बात सुनिए, परागकण बिखर कर, जो परागकण होते हैं वो निषेचन की क्रिया करते हैं मादा पुष्प पर जाकर, तो वो परागकण एकदम बिखरते हैं। और आप देखिए नमी यदि वायुमंडल में ज़्यादा होगी तो उनका जो बिखराव है, उनका जो फैलाव है वो कम होता है, वो कम दूरी तक बिखरते हैं। क्यों? वायुमंडल में नमी होती है जो उनको रोक लेती है, कम दूरी तय करने देती है। 80% आपेक्षिक आर्द्रता है तो कम दूरी तय करेगा परागकण। यदि आपेक्षिक आर्द्रता 60% है तो परागकण लंबी दूरी तय करेगा और निषेचन करेगा, फल का उत्पादन करेगा, गेहूं में जमाव करेगा। ये इसमें बोला गया है। फिर उसके बाद जो है 5वां है पोषक तत्वों का उद्ग्रहण स्थानांतरण। अधिक वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करती है। भाई सीधी सी बात है, यदि वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है, नमी की मात्रा ज़्यादा है, तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा, सीधी सी बात है, जो पोषक तत्वों के उद्ग्रहण को प्रभावित करती है। भाई आपको पता है बाष्पोत्सर्जन होता है तभी तो पोषक तत्व लिए जाते हैं, है ना। ये आपका प्लांट है, ये पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र से ट्रांसपायरेशन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन में जो मृदा में उपस्थित जो नमी है, या हम कह सकते हैं जो जल है, वो अपटेक किया जाता है ऐसे, और पत्तियों में आता है। पत्तियों में जो जल होता है वो जल किसके रूप में? बाष्प के रूप में उड़ता है। इसी को हमने क्या कहा? बाष्पोत्सर्जन कहा। यानी कि जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये पूरे पौधे में जल को सर्कुलेट करने के लिए लाभदायक होती है। यानी कि बाष्पोत्सर्जन अच्छा होगा, इसका मतलब जो जल है वो जल जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जल पूरे पौधे की पत्तियों में, पूरे पौधे में जल स्थानांतरित होता है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और यदि वातावरण में नमी ज़्यादा है तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी? कम होगी। ये भी याद रखना, आर्द्रता ज़्यादा, आपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा, तो बाष्पोत्सर्जन क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन कम होता है, ये याद रखना। और आर्द्रता कम तो बाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है?
यही बात इसमें बोली गई है। इसीलिए बोला गया है कि पोषक तत्वों के अपटेक को प्रभावित करता है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन होगा तो जो बाष्पोत्सर्जन जब होता है तो जल नीचे से ऊपर की तरफ गमन करता है, तो जल के साथ साथ पोषक तत्व भी, पोषक तत्व जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो मृदा से पौधे में जड़ों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और पूरे पौधे में पोषक तत्व, जल के साथ साथ पोषक तत्व भी जाते हैं। और कौन सी क्रिया की वजह से जाते हैं? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया की वजह से। तो इसलिए पोषक तत्वों का जो अपटेक है, ग्रहण करने की ग्रहण करना जो है वो भी प्रभावित होता है। भाई सीधी सी बात है, आर्द्रता ज़्यादा होगी, बाष्पोत्सर्जन कम होगा, बाष्पोत्सर्जन कम होगा तो इसका मतलब पोषक तत्वों का उद्ग्रहण वो भी क्या होगा, अपटेक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है तो पोषक तत्वों का अपटेक भी कम हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। देखो ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको कोई नहीं बताएगा, है ना। एग्जाम में मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ रही तो आप इजी वे में कर लोगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है। फिर उसके बाद जो है कीट रोगों का प्रकोप, ये भी अच्छा पॉइंट है। देखिए कीट एवं रोगों का प्रकोप, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक अपेक्षित आर्द्रता इनके प्रकोप को बढ़ाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है कि अपेक्षित आर्द्रता अधिक होने पर कीट और व्याधियों का प्रकोप क्या होगा? बढ़ेगा। भाई नमी अधिक होगी वातावरण में, मॉइस्चर आर्द्रता अधिक होगी तो कीट और रोगों का प्रकोप भी अधिक होगा। आप देखिए बरसात के मौसम में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। उस स्थिति में आप देखो बरसात के मौसम में कीट और रोगों का प्रकोप भी फसलों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिक अपेक्षित आर्द्रता होगी तो फसलों पर कीट और रोगों का प्रकोप भी अधिक होगा। अधिक अपेक्षित आर्द्रता के कारण पौधों का सक्यूलेंसी बढ़ता है, साथ ही कवक के बीजाणुओं का अंकुरण भी बढ़ता है। उदाहरणार्थ आलू एवं चाय का झुलसा रोग, मोयला हरातेला इन्फेस्टेशन, यानी कि पर्याक्रमण का मतलब है आक्रमण, आक्रमण कह दो, संक्रमण कह दो, है ना, संक्रमण अधिक आर्द्रता पर बढ़ता है। तो ये याद रखना भाई, आर्द्रता अधिक होगी तो रोगों का और कीटों का प्रकोप भी फसलों पर अधिक होगा। यही इसका पूरा सार है। उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अधिक या बहुत कम अपेक्षित आर्द्रता पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती है ना। उपज के साथ आर्द्रता का ऋणात्मक से संबंध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ऋणात्मक से संबंध होता है। अधिक आर्द्रता से परागण कम होता है, कीट और रोगों के प्रकोप को बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, नोट कर लेना। उपज का आर्द्रता के साथ ऋणात्मक से संबंध है। इसका मतलब ये है कि उपज बढ़ेगी तो एक लिमिट तक, है ना, आर्द्रता से संबंध स्थापित करना है। आर्द्रता बढ़ेगी तो इसका सीधा संबंध है उपज थोड़ी सी कम हो रही। बहुत अत्यधिक आर्द्रता हो गई तो उपज कम हो रही, ये याद रखना है। बरसात में उपज कम होती है, क्यों? फसल और कीट रोगों का प्रकोप अधिक हो जाता है, ये याद रखना है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जेट एग्जाम के लिए कि उपज के साथ आर्द्रता का किस प्रकार का संबंध है। धनात्मक से संबंध, ऋणात्मक से संबंध, कोई संबंध नहीं, तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक से संबंध है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये आप नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई, ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है और मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक आप क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।